संसद में बाबा साहब पर बयान देने के बाद बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। इतनी बुरी तरह कि उसे इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ रही है। बीजेपी को अपने सहयोगियों को मनाना पड़ रहा है और ये बैठक भी आज ही हो रही है और इसकी खबर भी आज ही आई। दोस्तों, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, सपने में भी, कि वो जिस बयान को इस हिसाब से दे रहे थे कि वो बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, बहुत गजब का बयान दे रहे हैं और गजब की हेडलाइन बन जाएगी, प्राइम टाइम में उनका बयान छा जाएगा। उनका ये बयान बाबा साहब को लेकर जो उन्होंने अंबेडकर 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 आजकल फैशन बन गया है, ये बयान दिया, ये बयान उनके लिए ऐसी मुसीबत बन जाएगा कि उनको न केवल अपनी पार्टी के अंदर अपने लोगों को समझाना पड़ जाएगा, बल्कि अपने सहयोगियों को भी इमरजेंसी बैठक के जरिए मनाना पड़ जाएगा। दोस्तों, आज अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है। इसके मौके पर बीजेपी बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही है, लेकिन इस मौके को बीजेपी ने एक तरह से भुनाने की कोशिश की है अपने सहयोगियों को मनाने के लिए। अमूमन इस तरह की खबरें ऐसी मीटिंग्स को लेकर कुछ दिन पहले आ जाती है, एक दो दिन पहले तो आई जाती है, लेकिन आज अचानक से जब ये खबर आई तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो बीजेपी जिसने हरियाणा और महाराष्ट्र इलेक्शन की जीत के बाद एनडीए शब्द लेना छोड़ दिया था, अचानक से उसको एनडीए की बैठक क्यों बुलानी पड़ रही है। दोस्तों, हिंदुस्तान की खबर बताती है कि आज जेपी नड्डा के घर पर, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑफिशियल ये भी, उनके घर पर जेडीयू और टीडीपी के जो यानी कि जो एनडीए के सहयोगी हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। दोस्तों, ये देखिए, इस खबर में साफ लिखा है कि ये बैठक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी के बहाने की जा रही है, लेकिन साफ तौर पर इस बैठक के जरिए बीजेपी अपने सहयोगियों को मनाना चाहती है, खास तौर पर जेडीयू को, जो कि अंबेडकर के बयान के बाद थोड़ी असहज लग रही है। दोस्तों, बिना किसी नेता का नाम छापे यहाँ पर हिंदुस्तान ने खबर छापी है सूत्रों के हवाले से कि इस बैठक के दौरान बीजेपी अपने सहयोगियों से आग्रह करेगी कि वो विपक्ष के खिलाफ पार्टी के समर्थन में एकजुट हों, अपना समर्थन, अपना एक मैसेजिंग दे कि हाँ, हम सरकार के साथ हैं। हुआ ये दोस्तों कि बीजेपी को ये लगा था कि अमित शाह ने जो अंबेडकर वाला बयान दिया, उसके बाद जो मारपीट कांड हुआ या करवाया गया संसद के अंदर, जो मारपीट कांड हुआ, उसके बाद हेडलाइंस उस ओर चली जाएंगी कि राहुल गांधी ने धक्का दिया तो 2 सांसद आईसीयू पहुंच गए, राहुल गांधी ने धक्का दिया तो ये हो गया। वो इतना बड़ा मामला बनाया गया, पूरा एक दिन सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में वही चला, ताकि लोग भूल जाएं कि अमित शाह ने अंबेडकर के मुद्दे पर क्या बयान दिया। लेकिन ये मुद्दा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। आप सोचिए, मायावती की पार्टी बीएसपी तक को अगर अमित शाह से माफी की मांग करनी पड़ जाए और उसके खिलाफ जमीन पर आंदोलन करना पड़ जाए, तो आप सोच सकते हैं कि इस पूरे के पूरे मुद्दे पर कितनी जबरदस्त तरीके से न केवल विपक्षी पार्टियां बल्कि वो पार्टियां भी जो अमूमन बीजेपी की बी टीम कही जाती हैं, अब जैसे बसपा, वो तक बीजेपी को आग दिखा रही है। और यहां पर स्थिति ये हो गई है दोस्तों कि इस मामले में ना तो जेडीयू ना ही टीडीपी की तरफ से खुलकर कोई समर्थन आया है बीजेपी का। तो इस बैठक में एक तरह से बीजेपी अपने जो सहयोगी हैं, जो टीडीपी है, जेडीयू है, उनको एक तरह से समझा रही है, उनको मना रही है कि आप हमारे समर्थन में खड़े होइए, मैसेज दीजिए कि बीजेपी अकेली नहीं है। ये इसीलिए भी करना पड़ रहा है दोस्तों बीजेपी को, क्योंकि आप देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जी हाँ, 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसकी फोटो खुद शेयर की है पवन खेड़ा ने। देश भर के अलग अलग हिस्सों में 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हैं। जितने भी कांग्रेस के सांसद हैं, सबके सब अपने अपने इलाके में जाकर अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अंबेडकर के इस अपमान को किसी भी हाल में कांग्रेस पार्टी ठंडा होने नहीं देगी। और इसीलिए बीजेपी को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको ये लग रहा है कि हेडलाइन मैनेजमेंट के जरिए उसने इस बयान को हल्का कर दिया, उसने इस बयान की मेमोरी लोगों के दिमाग से मिटा दी, लेकिन लंबे वक्त के बाद या लॉन्ग टर्म में ये जो बयान है अमित शाह का, उसके लिए टेढ़ी खीर साबित हो जाए, मुश्किल पैदा कर दे। दोस्तों, आगे इस खबर में बिना नेता का नाम छापे जो बात छापी गई है, बीजेपी के एक नेता ने इस खबर के लिए हिंदुस्तान को बताया है, बैठक के बाद एनडीए के नेता कांग्रेस के खिलाफ एक संयुक्त बयान जारी कर सकते हैं, जिसमें कांग्रेस पर अमित शाह के खिलाफ झूठा अभियान चलाने का आरोप लगाया जाएगा। योजना यह भी है कि कांग्रेस को लताड़ा जाए और ये बताया जाए कि पार्टी ने बार बार बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है। तो ये खबर तो ये बताती है कि एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिससे बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि देखिए, जो भी लोग ये कह रहे हैं कि जेडीयू नाराज हैं अंबेडकर के इस बयान के बाद, नीतीश कुमार नाराज हैं, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं बीजेपी के साथ इस बयान में उनका समर्थन देने के लिए, सब झूठ है और ऑल इज वेल है एनडीए के अंदर, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख जाएगा। तो मतलब बीजेपी ये चाहती है कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें टीडीपी भी हो और जेडीयू के नेता भी हो और वो कांग्रेस को लताड़ें।
दोस्तों 100 बात की एक बात, मुझे इस पूरे के पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल का जो तर्क है वो बिल्कुल सही लगता है। जब ये अंबेडकर वाला बयान अमित शाह ने दिया था तब बहुत से लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि फलाने सन में कांग्रेस ने अपमान किया अंबेडकर का, ढिमकाने सन में कांग्रेस ने अपमान किया। हालत ये हो गई दोस्तों कि मोदी जी स्वयं सामने आ गए अमित शाह के बयान को डिफेंड करने के लिए। तब अरविंद केजरीवाल ने एक बात बोली थी कि अगर कांग्रेस ने अपमान किया है बाबा साहब का तो आप भी अपमान करेंगे क्या। दोस्तों केजरीवाल ने उस वक्त जो बात कही थी बिल्कुल सही बात है। दोस्तों अगर ये तर्क लोगों के बीच गया तो जाहिर तौर पर लोगों के मन में फिर एक सवाल खड़ा होगा ना कि अगर बीजेपी कहती है कि बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया है तो बीजेपी को ठेका मिल गया क्या फिर कि वो भी अपमान करेगी, तो फिर बीजेपी और कांग्रेस में फर्क क्या हुआ। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये बयान किसी छोटे भैये नेता ने नहीं दिया है, ना किसी ऐसे ही रैली में दिया गया है। ये बयान संसद के अंदर अमित शाह ने दिया है और 48 घंटे बाद अपने बयान को भी नहीं बदला। हालत ये हो गई कि बाबा साहब के पोते को भी सामने आना पड़ा। बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र में राजनीति करते हैं, उनकी पार्टी है अपनी, वो लगातार इस मामले में अमित शाह को आंख दिखा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा माफी मांगिए, बाद में उन्होंने कहा कि माफी मांगने का वक्त निकल गया है, अब इस्तीफा देना होगा अमित शाह को। तो बीजेपी ये नहीं जानती है कि आगे ये मामला 6 महीने बाद, साल बाद जमीन पर कैसे निकलेगा। सोशल मीडिया का जमाना है और कांग्रेस पार्टी किसी भी हाल में इस मामले को ठंडा नहीं रहना चाहती। और यकीन जानिए दोस्तों, अगर कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को जमीन पर ले जाने में कामयाबी हासिल कर ली, ठीक वैसे ही जैसे लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में है वाला नारा कांग्रेस पार्टी जमीन पर कामयाब रही थी पहुंचाने में, तो 6 महीने बाद बीजेपी की हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि अगर दलितों ने, पिछड़ों ने उसको वोट नहीं दिया तो बीजेपी पैदल हो जाएगी। चाहे फिर आप किसी भी राज्य की बात कर ले, किसी भी राज्य में बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये बात सही है कि बीजेपी को इसका तुरंत नुकसान जो देखने को मिलेगा वो दिल्ली में देखने को मिल सकता है, लेकिन दिल्ली के बाद जो असली चुनाव इस बयान पर हो सकता है वो है बिहार का चुनाव। और इसीलिए शायद बीजेपी पूरी जुगत में लगी है कि कैसे भी करके सहयोगियों को मना लिया जाए और सहयोगी उतनी ही मजबूती से बीजेपी के साथ दिखे अमित शाह के बयान पर जिस मजबूती से अब तक बीजेपी दिख रही है। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू तो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनको अभी चुनाव में नहीं जाना है, अभी वो मुख्यमंत्री बने हैं, 4-4.5 साल बाद की बात कही। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा रिस्क लेंगे क्या? नीतीश कुमार जो पिछड़ों के नेता है, नीतीश कुमार जो खुद पिछड़ी जाति से आते हैं, जिन्होंने दलितों के बड़े स्तर पर गोलबंदी की और महादलित एक पूरा का पूरा एक वर्ग तैयार कर लिया और वो बड़े स्तर पर उनको वोट भी देता है। क्या नीतीश कुमार ऐसे बयान पर बीजेपी के साथ खड़े होने का जोखिम उठाएंगे? और अगर नीतीश कुमार साथ देते हैं तो क्या वो तैयार हैं आने वाले चुनाव में विपक्ष द्वारा इस बयान की चौतरफा निंदा झेलने के लिए? क्योंकि अभी तक तो बीजेपी निंदा झेल रही है। बाद में नीतीश कुमार की पार्टी अगर इसको डिफेंड करती है और बीजेपी के साथ खड़ी होती है तो नीतीश कुमार को भी उन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और दोस्तों बीजेपी को यह सब इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि सुप्रिया शनेत ने अभी मंगलवार को, इस खबर में भी लिखा हुआ है, ये बात बोली थी कि इस पूरे के पूरे मुद्दे पर बीजेपी के सहयोगी चुप क्यों है। बीजेपी लगातार बोल रही है, लेकिन आपने जेडीयू के किसी बड़े नेता को बोलते हुए नहीं देखा होगा, टीडीपी के किसी बड़े नेता को इस समर्थन में बोलते हुए नहीं देखा होगा। तो टीडीपी और जेडीयू के बड़े नेता सामने आए और बताएं उनका स्टैंड इस पूरे के पूरे मामले में क्या है। हो सकता है इसलिए भी ये बैठक की जा रही हो। कुल जमा बात आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी के चाणक्य के बयान ने बीजेपी को फंसा दिया है। फंसा तो दिया ही है, बुरी तरह फंसा दिया है। बीजेपी को फंसाया, साथ में सहयोगियों को भी फंसा दिया है। अब सहयोगियों के आगे बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो गई है। अब नीतीश कुमार अमित शाह का साथ दें इस बयान में या फिर नीतीश कुमार अमित शाह का साथ ना दें। वैसे नीतीश कुमार के पास खुन्नस निकालने के लिए एक मौका अमित शाह से ये भी है, क्योंकि अमित शाह ने आज तक के एक प्रोग्राम में अभी रिसेंटली ये बात बोली थी, जब उनसे पूछा गया कि क्या बिहार में महाराष्ट्र रिपीट करेंगी बीजेपी, क्या बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी अगले साल विधानसभा चुनाव होने में अगर उसकी सीटें ज्यादा आती है जैसे कि उसने महाराष्ट्र में किया। तब अमित शाह ने एक ऐसी बात बोल दी जो नीतीश कुमार को चुभ गई थी। अमित शाह ने कहा था हम अभी से किसी नाम का ऐलान नहीं करते हैं। तब से लगातार ये सवाल खड़े होने लगे कि नीतीश कुमार के नाम को लेकर बीजेपी अभी कंफ्यूजन पैदा करना चाहती है, बहुत श्योर नहीं है। और अगर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं करेगी बीजेपी तो बीजेपी के साथ जाने का नीतीश कुमार को फायदा ही क्या हुआ। तब से लगातार दोनों पार्टियों के बीच की खटास की खबरें आई रही थी और अब नीतीश कुमार की पार्टी से बीजेपी चाहती है कि वो उनका साथ दे। जाहिर सी बात है दोस्तों, पॉलिटिक्स है लंबी चलेगी, लेकिन ये लंबी चलती पॉलिटिक्स किसको फायदा किसको नुकसान दे जाएगी इस पर लगातार सबकी निगाहें, कम से कम बीजेपी की तो है ही, तभी उसको इमरजेंसी बैठक करनी पड़ रही है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।